गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप अच्छे होंगे। वैसे अब तो एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई है आपकी, तो अब हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करा सकें आपके पास। आज हम लोग बेटा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपके पास किरण प्रकाश की। बेसिकली एक यूनिट है चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, जो बोर्ड में कुल 9 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। ध्यान देना यहाँ पे आप लोग, किरण प्रकाश के आगे की जो टॉपिक है जैसे कि हम परावर्तन के नियम और अपवर्तन की कुछ घटनाएं वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। परंतु अगर आगे मुझे लेंस पढ़ाना है, आगे मुझे आपको सूक्ष्मदर्शी पढ़ाना है, मुझे अगर आपको टेलीस्कोप पढ़ाना है, प्रिज्म पढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एक तो अपवर्तन क्या होता है वो बहुत पता होना जरूरी है। दूसरा, आपके पास अपवर्तन के नियम क्या है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन अपवर्तन के नियमों को हम प्रूफ करेंगे चैप्टर नंबर 12 में हाइगेन के नियम के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार भी करेंगे, तो वहाँ पे भी मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं अपवर्तन की, और जितना भी कुछ आपको लिखना है सब बोर्ड से ही लिखना है प्रॉपर तरीके से आपको। तो आइए बात करते हैं अपवर्तन क्या होता है। जैसे आप 10th में बेसिकली परावर्तन और अपवर्तन को मूल रूप से पढ़ के आते हैं, उतना ही आपको 12th में भी पढ़ना होता है। अपवर्तन क्या है हमारे लिए कि मान लीजिए आपके पास दो पारदर्शी माध्यम है। दो क्या है? पारदर्शी माध्यम। जैसे मैंने बोला कि एक है कांच की पट्टिका, ये मेरी कांच की पट्टिका है आपके पास, तो ये हो गया कांच, और ऊपर कौन है बेटा आपके पास? हवा। तो दो माध्यम हो गए, हवा भी एक पारदर्शी माध्यम है और कांच की पट्टिका भी क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। अब परंतु अगर मैं हवा और कांच को आपस में तुलना करना चाहूं तो इनमें से एक तो बनेगा मेरे लिए विरल माध्यम और एक बनेगा बेटा सघन माध्यम। जिस माध्यम के कण दूर दूर हैं वो है मेरे लिए विरल, और जिस माध्यम के कण पास पास हैं वो कहलाएगा बेटा सघन। अब हमेशा नहीं है कि मैं कह दूं हवा एक विरल माध्यम है तो हमेशा ये विरल ही रहे। ये कि इस हवा की तुलना जब किसी दूसरे माध्यम से की जाएगी तो उसके तुलना में ये कैसा है? विरल है कि सघन। जैसे अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ हवा मेरे लिए विरल माध्यम है और कांच कैसा माध्यम है? सघन। तो ये हो गया बेटा क्या? विरल माध्यम, और ये क्या हो गया बेटा? सघन। ध्यान दीजिए, माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उस माध्यम में प्रकाश के वेग में उतनी ही कमी आएगी। इसका मतलब माध्यम जब सघन माध्यम में प्रकाश गति करता है तो उसके वेग के मान में क्या आती? कमी। ये आप लोग भी जानते हो। जिससे अगर मैं आपको कहूँ कि एक तो आप नॉर्मल सड़क पे दौड़ो तो आपकी गति कुछ रहेगी, और एक मैं कहूँ कि पानी के पुल में आप दौड़ो तो आपकी गति क्या हो जाएगी? धीमी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप सड़क पे दौड़ रहे थे तो आपके लिए माध्यम था हवा, लेकिन जब आप पानी में दौड़ रहे तो माध्यम कौन हो गया? पानी। और जो पानी है वो हवा से ज़्यादा सघन है आपके पास। तो जब सघन माध्यम में दौड़ते हैं या गति करते हैं तो उस माध्यम के कणों से टकराव ज़्यादा होता है, और जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी आपकी ऊर्जा में क्या होगी? हानि। अर्थात आपकी गति क्या हो जाएगी? कम। भाई दौड़ने के लिए क्या लगती है? गतिज ऊर्जा। अब जितनी ज़्यादा टक्कर उतनी कम गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के मान में कमी होने का मतलब है वेग के मान में क्या होना? कमी होना। तो मैंने बोला कि विरल माध्यम में तो जो वेग होगा वो वेग क्या होगा बेटा? ज़्यादा। जबकि आपके पास जो सघन माध्यम है उसके वेग के मान में क्या होगी बेटा? आपके पास कमी। और मूल रूप से इस वेग में कमी होना या वेग में वृद्धि होना ही कारण है अपवर्तन का। अगर आपको पूछा जाए कि अपवर्तन की जो घटनाएं होती है उसका मूल कारण क्या है, तो उसका मूल कारण यही बनता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके वेग के में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन ही अपवर्तन का कारण बनता है। देखिए कारण किस प्रकार से बनेगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रकाश एक किरण के रूप में हवा से कांच के अंदर गमन कर रहा है आपके पास। तो ये प्रकाश जो आएगा इसको बोला जाएगा बेटा क्या? आपतित प्रकाश आपके पास, या आपतित किरण आपके पास बोल सकते हैं हम लोग। ये आपतित किरण है। अब ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण एक बिंदु पर क्या हुई? आपतित हुई। तो
इस बिंदु को बोला जाता है बेटा क्या, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु जो है वो समतल के ऊपर है। किसके ऊपर है, समतल। तो इस आपतन बिंदु पर इस तल का एक लंब बनाएंगे। इस आपतन बिंदु से इस तल पे क्या बनाएंगे, एक लंब। तो ये जो लंब है ये कहलाएगा बेटा आपके पास अभिलंब। क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब देखो ये प्रकाश की किरण है, ये जाना कैसे चाहती है, ऐसे सीधा। भाई ये चाहती ऐसा है कि किरण इस प्रकार से गति करे, परंतु होगा क्या, जैसे आपको पता है कि विरल से सघन में हमारा प्रकाश जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम। और ध्यान दीजिए जब प्रकाश का वेग कम होता है तो वो दूरी भी कम तय करता है। मान लीजिए यहाँ पर वो इतनी दूरी तय करके आया था, ये अगर ये माध्यम समान रहता तो ये इतनी ही दूरी इधर भी तय करता। देखो ये दूरी और ये दूरी क्या है, सेम है। परंतु आपको पता है कि किरण जो है वो विरल से कहाँ गई है, सघन में, और सघन में जाएगी तो वेग में क्या आ जाएगी, कमी। आपने पढ़ा है वेग बराबर होता है दूरी बटा क्या, समय। जब वेग कम होगा तो दूरी भी क्या करनी पड़ेगी, कम। अर्थात अब ये इतनी दूरी तय नहीं करेगा, इतनी ही दूरी तय कर पाएगा। और इस दूरी पे आने के लिए प्रकाश को ये रास्ता चूज करना पड़ेगा। देखो अब प्रकाश इस दिशा में आया और इधर की तरफ मुड़ गया, तो ये जो प्रकाश के मुड़ने की घटना है, इसी घटना को क्या नाम देते हैं बेटा, अपवर्तन। और ये भी मुड़ा किस ओर, देखो ये तो इसका वास्तविक पथ है। कौन सा पथ है इसका, वास्तविक पथ, लेकिन ये इस पथ पे मुड़ गया आपके पास। तो हमने बोला कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा, मुड़ जाती है। और प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है बेटा, अपवर्तन। या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी। अब अभिलंब से दूर कब जाएगी वो घटना भी समझा देता हूं आपको मैं बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऊपर आपके पास कौन है बेटा, कांच। कौन है, कांच, माध्यम बदल रहा हूं मैं। और नीचे कौन है बेटा आपके पास, हवा। मान लो किरण जो है वो कांच से हवा में गमन कर रही है। कांच से कहां गमन कर रही है, हवा में। तो हमने बोला कि ये आपतन बिंदु होगा और इस आपतन बिंदु पे आप लंब बनाओगे तो वो कहलाएगा बेटा अभिलंब। ये किरण जाना कैसे चाहती है सर, सीधा ऐसे जाना चाहती है, परंतु कांच में इसका वेग कुछ होगा और हवा में आते ही वेग के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्योंकि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग बढ़ जाएगा। अब वेग बढ़ने का मतलब है कि अगर मान लो ऊपर भी कांच होता और नीचे भी कांच होता तो ये जो दूरियां थी, क्या बेटा, ये दूरियां, ये दोनों दूरियां क्या होती, समान। परंतु अब वेग बढ़ गया तो ये ज्यादा दूरी तय करेगा। मतलब मान लो इतनी दूरी तय कर लेता है, तो इस पॉइंट पे आने के लिए प्रकाश को ये पथ लेना पड़ेगा। तो प्रकाश इस ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। वेग बढ़ा, वेग बढ़ने के कारण इसकी दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो प्रकाश को मुड़ना पड़ा। और इस बार ये जब मुड़ा तो ये अभिलंब से दूर हटा। क्या हटा बेटा, अभिलंब से क्या हटा, दूर हटा। ये जब अभिलंब से दूर हटता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है बेटा आपके पास, अपवर्तन। दो बातें और सीखो कि जो ये आपतन किरण है और ये जो अभिलंब है इसके मध्य का कोण कहलाता है आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। तो ये कौन हो गया बेटा आपके पास, आपतन कोण हो गया आपके पास। दूसरा ये अभिलंब है और ये आपके पास कौन है, अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण बोलते हैं बेटा इसको, अपवर्तित किरण आपके पास है, ठीक है। तो इनके मध्य जो कोण बनेगा वो होगा आर, और इस आर को क्या बोला जाएगा बेटा आपके पास, अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। आप ज्योमेट्री में इजीली देख पा रहे हो कि आई का मान बड़ा है और आर का मान क्या है, छोटा। तो जब किरण आपके विरल से कहां जाती है, सघन में, तो कोण आई बड़ा होता है किससे, कोण आर से आपके पास, ठीक है। हवा में इसका वेग मान लेते हैं v1 और कांच में वेग मान लेते हैं v2। तो आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि जो प्रकाश का वेग v1 है वो ज्यादा है किससे बेटा, v2 से। इसी प्रकार से जब किरण आपकी सघन से कहां जा रही है, विरल में, ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन, और नीचे वाला कैसा माध्यम है बेटा, विरल।
तो ये मेरा कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण I, और ये बनेगा अपवर्तन कोण R। अब देखिए यहाँ पर जो अपवर्तन कोण है R वो बड़ा है किससे, आपतन कोण से। इस सघन माध्यम में वेग v1 मान लो और विरल माध्यम में वेग कितना मान लो बेटा, v2। तो आप बोल पाओगे कि v1 का मान छोटा रहा होगा किससे, v2 से आपके पास। तो ये जो घटना है, अब अपवर्तन जो है वो क्या है बेटा, आपके पास एक प्रकाश की घटना है जिसमें प्रकाश दो पारदर्शी माध्यम में जाता है। जब वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और इस प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। परिभाषा मैंने लिखी है, जब प्रकाश किरण एक समांगी या पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी या पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यहाँ अपवर्तन की घटना अलग अलग माध्यम में प्रकाश का अलग अलग वेग होने के कारण दिखाई देती है। अपवर्तन के पीछे का मूल कारण क्या है बेटा, प्रकाश का अलग अलग माध्यम में वेग का मान भी अलग अलग होना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवर्ती के मान में कोई बदलाव नहीं होता, आवर्ती नियत रहती है, परंतु उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाती है आपके पास। तो हमने बोला कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवर्ती क्या रहती है, नियत, जबकि तरंग दैर्घ्य का मान बदल जाता है। मैंने क्या लिखा, बादल, भैया हिंदी सुधारो अपनी, बदल जाती है। अब अपवर्तन के दो नियम हैं आपके पास। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो आपतित किरण भी यही है, अभिलंब भी यही है, अपवर्तित किरण भी यही है, और ये तीनों चीजें मैंने एक समतल पे दिखा दी आपके पास। मतलब कि ये एक ही तल में निकलेंगे, जिस तल से आएगी उसी तल में गुजर जाएंगे। दूसरा यहाँ कहलाता है बेटा स्नेल का नियम। देखो स्नेल का नियम आना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि जो अगला डेरिवेशन होगा वो स्नेल के नियम पे भी सोल्व होगा आपके लिए। स्नेल एक छोटी सी बात कहते हैं, उससे पहले एक चीज समझो कि हर माध्यम का एक होता है अपवर्तनांक। क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। क्या होता है, अपवर्तनांक। अब देखो इस अपवर्तनांक की गणना कैसे करते हैं आपके पास। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि निर्वात के लिए अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं, उसका मान है 1। हवा के लिए इसका मान है 1.00053 आपके पास। ऐसे ही अगर बात करूं मैं पानी, क्या हुआ इसको, होल्ड, I didn't catch that. Could you try again? बंद हो जा भाई। देखो पानी है, पानी के लिए इसका जो मान है वो आपके पास होता है बेटा 1.32। कांच के लिए इसका मान होता है बेटा 1.5 आपके पास। तो देखो जितना ज्यादा माध्यम सघन होता जाता है उस माध्यम के अपवर्तनांक के मान भी बढ़ता जाता है। अब दिमाग में प्रश्न ये आता है कि सर ये मान की गणना किस प्रकार से की गई आपके पास। तो बड़ा आसान था, इसकी गणना की गई बेटा किससे, आपेक्षिक अपवर्तनांक से। अब आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या था, मान लीजिए मुझे कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कांच की सिल्ली लूंगा, एक कांच की क्या लूंगा, पट्टिका, और ये जो कांच की पट्टिका है इसके ऊपर बनाऊंगा निर्वात। क्या बनाऊंगा, निर्वात है, निर्वात। ठीक है। अब निर्वात से प्रकाश की किरण गुजारूंगा, तो निर्वात से किरण किस में जाएगी सर, कांच में। जब कांच में जाएगी तो वो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मुड़ गई आपके पास। ठीक है। अब क्या करना आपको, केवल कि निर्वात में प्रकाश का वेग की गणना करनी है। तो निर्वात में सबको पता है कि प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में इसका वेग कुछ आया होगा, वो वेग में ज्ञात कर लूंगा, कुछ मान आया मानो। ठीक है, कुछ मान आया उसको मैंने ज्ञात कर लिया। अब आपको ये तो पता है कि जिसका माध्यम विरल है उसका अपवर्तनांक भी क्या है बेटा आपके पास, कम है।
तो हमने बोला कि मान लो मुझे कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो ऐसा करो कि प्रकाश के वेग में कांच के वेग का क्या कर दो, भाग। अब ये जो मान आएगा वो मान ही क्या कहलाएगा, उस कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा। इस अपवर्तनांक को नाम देते हैं बेटा क्या, आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्या नाम देते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा उस माध्यम में प्रकाश के वेग का क्या अनुपात। ये जो अपवर्तनांक होता है ये एक मात्रकहीन राशि है। कैसी बेटा, मात्रकहीन। मात्रकहीन क्यों है, क्योंकि ऊपर भी वेग है और नीचे भी वेग है। ऊपर वेग का मात्रक बनेगा मीटर प्रति सेकंड और नीचे बनेगा मीटर प्रति सेकंड। मात्रक से मात्रक कट जाएंगे तो कैसी राशि बन जाएगी बेटा, मात्रकहीन राशि बन जाएगी। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी, अपवर्तनांक। अब देखो एक साइंटिस्ट हुए स्नेल, जिसने अपना नियम दिया और वो नियम क्या था वो ध्यान से सुनना। साइंटिस्ट ने ये बोला कि जब आप अपवर्तन की घटना पढ़ोगे तो उसमें सदैव कितने माध्यम होंगे, दो। मान लीजिए मैं इसी की डायग्राम की बात कर लेता हूँ। ऊपर तो हवा जो कि मेरे लिए विरल माध्यम है, नीचे है आपके पास कांच जो कि कैसा माध्यम है, सघन। हवा के माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 है और कांच का अपवर्तनांक कितना है बेटा, μ2 आपके पास है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि स्नेल ऐसा कहते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा उस माध्यम में बनने वाले कोण की ज्यामिति या साइन फॉर्म अर्थात साइन आई। क्या बोला, पहले माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में बनने वाले कोण का साइन फॉर्म का जो गुणज होगा वो बराबर होगा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना माना बेटा मैंने, μ2 तथा दूसरे माध्यम में बनने वाले कोण की साइन फॉर्म। दूसरे माध्यम में कोण क्या बन रहा है बेटा, r। तो r का साइन फॉर्म क्या होगा बेटा, साइन r आपके पास। ठीक है, ऐसा करो इस साइन r को बट्टे में ले आओ। तो हमने बोला साइन i बट्टे में साइन r बराबर हो जाएगा μ2 बट्टा μ1। अब ये जो μ2 बट्टा μ1 है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, μ2 ये जो 1 है इसको ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपके पास सूत्र आ गया साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होगा μ2 1। अब ये जो आपके पास नियम है इसी नियम को क्या नाम देते हैं बेटा, स्नेल का नियम। क्या नाम देते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल ये कहते हैं कि आपतित कोण की साइन फॉर्म और अपवर्तन कोण की साइन फॉर्म का अनुपात, क्या अनुपात, उस माध्यम के अपवर्तनांक के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर स्नेल का नियम लिखा है मैंने, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर होता है μ2 1। अब इस μ2 1 का मतलब होता है μ2 अपॉन μ1, जिसको μ2 1 भी लिखते हैं। अर्थात ये बोलना चाहता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या है बेटा, अपवर्तनांक। तो ये तो हो गया बेटा कुल बात इसकी अपवर्तन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखिए बेटा अगला जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों पढ़ना है, आपके सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है बेटा आपके पास फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाशिक तंतु। क्या दे रखा है बेटा, प्रकाशिक तंतु। और जो वो प्रकाशिक तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो सिलेबस में पढ़ना तो केवल प्रकाशिक तंतु है, परंतु प्रकाशिक तंतु तब तक हमें समझ में नहीं आएगा जब तक हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पता नहीं हो। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है आपके पास। तो हमने बोला कि यदि कभी कोई किरण सघन से विरल में जाती हो, पहली शर्त यह है कि सघन से कहाँ जाती हो बेटा, विरल में। तो मैंने ये माध्यम बना रखा है, मान लीजिए ये आपके पास पानी है और ऊपर कौन है, हवा। तो नीचे कौन सा माध्यम हो गया, सघन, ऊपर क्या बन गया, विरल। और मान लीजिए मेरी किरण जो है वो पानी से हवा में गति कर रही है। तो जो किरण है वो सघन से कहाँ जा रही है बेटा, विरल में। तो ये इसका आपतन बिंदु बनेगा और आपतन बिंदु पर इस तल का जो आप लंब बनाओगे वो लंब क्या कहलाएगा बेटा, अभिलंब
लंब आपके पास। ठीक है, अब ये किरण वास्तविकता में जाना कैसे चाहती है? सीधी। परंतु जब ये किरण सघन से विरल में जाएगी तो उसके वेग के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि, जिसकी वजह से ये अभिलंब से दूर हटेगी और इस प्रकार से गति करेगी। तो ये बनेगा आपका आपतन कोण और ये बनेगा क्या बेटा आपके पास? अपवर्तन कोण R। अब ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं कि हर स्थिति पे इस आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं। अभी मैंने इतना बनाया, अब मैं आपतन कोण को और बढ़ा देता हूं। तो ये आपके पास आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब बन गया और ये आपतन कोण कितना हो गया? I आपके पास। अब मैंने ये आपतन कोण बढ़ा दिया तो मैं देखूंगा कि मेरा जो अपवर्तन कोण है वो भी बढ़ जाएगा। देखो इस R के मान में भी क्या हो गई? वृद्धि आपके पास। अगली स्टेट में क्या किया? इस कोण को और ज्यादा बढ़ाया, ये लो इसको और बढ़ा दिया। जब मैं आपके आपतन कोण के मान में और वृद्धि करूंगा तो अपवर्तन कोण के मान में भी क्या होगी बेटा? वृद्धि आपके पास। अर्थात आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। इसका मतलब मेरी जो अपवर्तित किरण है वो इस तल के और ज्यादा पास आती जा रही है। देखो ये किरण पहले इस तल से इतना दूर थी, इस स्थिति में और ज्यादा क्या आ गया इसके बेटा? पास। अब मैं आपतन कोण को और बढ़ाता हूं और एक ऐसे कोण को प्राप्त कर लेता हूं जिसके ऊपर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। मतलब कि ये मैंने किरण भेजी और किरण इस तल के क्या हो गई बेटा? समांतर। तो जब ये किरण इस तल के समांतर हो जाएगी तो इस आपतन कोण को नाम दिया जाता है बेटा क्रांतिक कोण। क्या नाम देते हैं? क्रांतिक कोण। जिसके संगत आपका जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाए? 90 डिग्री। सबसे पहली परिभाषा जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है किसकी? क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण क्या होती है? आपतन कोण का वह मान जिसमें अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री प्राप्त हो, तो आपतन कोण के इस मान को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में आपतन कोण के संगत। ये कोण कौन से माध्यम में बन रहा है बेटा? सघन माध्यम में। आपतन कोण के संगत यदि अपवर्तन कोण का मान, ये R कोण है, अपवर्तन कोण है, का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। आपने स्नेल का नियम पढ़ा था। स्नेल क्या कहते हैं आपके पास? तो हमने बोला कि उन्होंने कहा था कि μ21 बराबर होता है sin I बटा sin R। परंतु जब क्रांतिक कोण की स्थिति होगी तो I तो किसके बराबर लिखेंगे? IC के, जबकि R का मान कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। और ये जो μ21 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो इसको लिख सकता हूं μ2 बटा μ1। साइन एज इट इज I की जगह क्या लिख दिया जाएगा? IC, और साइन R की जगह क्या लिख देंगे बेटा? साइन 90। ऐसा करो, इसको इनवर्स करो, उल्टा करो। जैसे इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा μ1 बट्टा μ2, तो ये भी तो उल्टा होगा, साइन 90 बट्टे में साइन IC। ठीक है आपके पास। अब हमने बोला कि ये बन जाएगा μ12 बराबर साइन 90 का मान कितना? 1 बट्टे में क्या? साइन IC। ये हो गया बेटा क्या? क्रांतिक कोण के मान में चर्चा। अब एक स्थिति आती है इसको बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने क्या नोटिस किया कि सर आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। परंतु मान लो अभी भी हम रुके नहीं और आपतन कोण को इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दें, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दूसरी शर्त यही है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज्यादा। मान लीजिए ये मान मैंने इससे भी क्या कर दिया? ज्यादा। तो इस स्थिति में क्या होगा बेटा आपके पास कि ये जो R है वो 90 से भी बढ़ जाएगा। मान लो 90 से बढ़कर 120 हो गया, तो 120 तो कुछ यहाँ मिलेगा, मतलब वापस उसी दिशा में। तो हमारी जो किरण है वो सघन माध्यम में गई थी और पुनः सघन माध्यम में लौट आई, अर्थात जिस माध्यम में गई थी वापस उसी माध्यम में आ गई। तो
प्रकाश की ये घटना कहलाती है बेटा परावर्तन। जैसे आपने देखा है कांच पे क्या होता है, ये समतल कांच है, इस पे प्रकाश की एक किरण आएगी, ये अभिलंब बनेगा और प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है परावर्तन। वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन परावर्तन का मतलब ये है कि जिस माध्यम से जारी है उसी माध्यम में पुनः लौट आए। तो मैंने किरण सघन में भेजी और किरण वापस किस में आ गई, सघन में आ गई, तो ये है परावर्तन की घटना और इसको बोला जाता है बेटा यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या नाम देंगे बेटा हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब देखने को मिलेगी, तब देखने को मिलेगी जब किरण जो है वो सघन से कहां जा रही हो, विरल में, और दूसरा ये जो आपतन कोण का मान है ये इसके क्रांतिक कोण के मान से क्या हो, ज्यादा। तो प्रकाश की घटना परावर्तन दिखाती है, यह प्रकाश की किरण परावर्तन को दर्शाती है और यह क्या कहलाता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में, ये कंपल्सरी है, सघन से कहां जाए, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ये आपतन कोण है, ये क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरण अपवर्तन की बजाय फिर यहाँ अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन की घटना को करती है, परावर्तन की घटना दर्शाती है, और यही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो बेटा। देखो बेटा अगला जो टॉपिक है वो है आपका प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतुओं का जो मूल रूप से उपयोग किया जाता है वो है संचार क्षेत्र में और आपके जो चिकित्सीय उपकरण हैं उनके अंदर। जैसे बात करें अब अभी लेटेस्ट में जियो फाइबर बहुत ज़्यादा प्रचलित है आपके पास, या एयरटेल फाइबर आपके पास, तो यहाँ पर जो डेटा कम्युनिकेशन है उसमें डेटा को तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए वहाँ पे जो वो लोग वायर काम में लेते हैं वो कौन है बेटा, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर है। इसी प्रकार से चिकित्सीय क्षेत्र में बात करूँ, मान लीजिए किसी के पेट के अंदर क्या हो गए, छाले हो गए। अब डॉक्टर को ये देखना है कि वो छालों का घाव कैसा है, कितना बड़ा है, क्या स्थिति है उसकी, तो वो क्या करेगा, एक पतली सी नलिका लेगा जिसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, एक लाइट लगी होगी, और उसको आपके मुख के द्वारा कहाँ भेजेगा बेटा, पेट में। फिर वहाँ से वो उसके फोटोग्राफ्स या वीडियोस जो भी हैं वो सामने मॉनिटर पे आपको दिखाई देंगे। तो वो जो वायर पतला सा काम में लेता है वो कौन है बेटा, प्रकाशिक तंतु आपके पास है। इसी प्रकार से कई बार हमें जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, जो आपके पास ऑडियो फाइल्स हैं, उनको तीव्रता से एक जगह से दूसरी जगह पे जोड़ने के लिए हम लोग एक केबल काम में लेते हैं, वो भी कौन है बेटा, आपके पास प्रकाशिक तंतु है। तो ये जो प्रकाशिक तंतु है मूल रूप से क्या करता है, संकेतों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। अब हमें इसमें दो बातें याद रखनी है, एक तो इसकी बनावट कैसी है और दूसरा सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर काम करेगा। अब मैं बनावट की बात कर लेता हूँ। इसमें मूल रूप से क्या होते हैं बेटा, आपके पास दो बेलनाकार सतह होती है। अंदर की जो बेलनाकार सतह है वो बनी होती है बेटा क्वार्ट्ज कांच की, और इस क्वार्ट्ज कांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रोड। और इसके ऊपर जो होता है वो रेशेदार जो आपके पास एलिमेंट है उसको लपेटा जाता है, जिसको बोलते हैं अधिपटन। यहाँ पर ये जो क्वार्ट्ज कांच है वो काम करता है सघन माध्यम का, और ऊपर जो अधिपटन है वो काम करता है विरल माध्यम का। अब होगा क्या, मैं प्रकाश की कोई किरण इस पे डालूंगा आपके पास, तो प्रकाश की किरण जो है वो क्वार्ट्ज कांच पे आपतित होगी और वो सघन से कहाँ जाना चाहेगी, विरल में। परंतु इस आपतन बिंदु पे जो आपतन कोण का मान है वो इस कांच के क्रांतिक कोण के मान से क्या होगा, ज्यादा। और जब ऐसी स्थिति आती है कि किरण सघन से विरल में जाना चाहे और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो किरण जो है वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद फिर से ये इसका आपतन बिंदु होगा, ये अभिलंब होगा,
और स्थिति वही बनेगी कि ये किरण सघन से कहाँ जाना चाहती है, नीचे भी विरल माध्यम है, तो यहाँ पर फिर से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा और इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते करते ये किरण तीव्रता से एक जगह से कहाँ पहुंच जाएगी बेटा, दूसरी जगह पे ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये तो इसका हो गया वर्किंग प्रोसेस। अब देखिए प्रकाशित तंतु में आपको लिखना क्या है। प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित एक युक्ति है जिसका उपयोग श्रवण व दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचारित करने में उपयोग में लिया जाता है। ये मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता के क्वार्ट्ज या कांच के लंबे तंतुओं से बनी होती है। अंदर क्या होता है, क्वार्ट्ज या कांच का बहुत लंबा तंतु होता है। और अगर आप इसकी आकृति की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आपके पास तंतु होगा, एक तंतु लगभग आपके बाल के आकार का होता है और ये बहुत सारे तंतुओं का एक समूह बनता है, तब जाके हम बोलते हैं केबल बनी है, एक ऑप्टिकल फाइबर बना आपके पास, ठीक है। तंतु एक क्रोड व एक अधिपतन सतह से बने होते हैं। तंतु में एक तो क्या होता है क्रोड और एक ऊपर क्या होती है अधिपतन सतह। अब स्थिति ये होती है कि क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिपतन के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तभी तो क्रोड सघन माध्यम का काम करेगा और अधिपतन विरल माध्यम का काम करेगा आपके पास। जिससे जब कोई प्रकाश की किरण क्रोड पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण कहाँ आपतित हुई, क्रोड पर, तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को दर्शाती है। बार बार इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इनका उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में भी किया जाता है। ये आज हमने पढ़ा बेटा ऑप्टिकल फाइबर, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप इसके नोट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है बेटा। थैंक यू।